सेफ्टी सुपरवाइजर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे वो। हम्म। और ये कंपनी मेरा कौन जो सी है? कंपनी सीपीपी सीपीपी कंपनी है, चाइना पेट्रोलिंग पाइपलाइन के रिलेटेड उनका प्रोजेक्ट्स सारे रहते हैं रिलेटेड टू ऑल गल्फ, और मेरा ख्याल है ईस्टर्न रीजन में भी उनके हैं ब्रांचेस। तो हम्म। वहां से वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और ये थ्रू जूम ही होगा। कॉन्फ्रेंस टाइप वो लिंक भेजते हैं, वहां से हमने कनेक्ट होके तो इंटरव्यू ने डिलीवर करना है। और ठीक। मेरा जो बैकग्राउंड है ये एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, बिगनर सेफ्टी ऑफिसर टू अप टू सेफ्टी सुपरवाइजर मैं काम करता रहा हूँ सऊदी अरब के ऐसे में, तकरीबन फ्रॉम तो 2013 टू 2022 टिल आफ्टर दैट राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान। हम्म। So basically, you want that your company, which you are going to apply for the job, that deals with oil drilling or सिर्फ यस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या उनकी ड्रिलिंग के भी बोथ। प्रोजेक्ट्स हैं? उनके उनके कंस्ट्रक्शन का थोड़ा कम रहता है, माइनर 10% to 15%। हम्म। लेकिन ऑल मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलेटेड टू ऑयल हम्म। इंडस्ट्री और ड्रिलिंग आल्सो एज वेल, एक्सकवेशन, पाइप लाइनिंग दे अच्छा अच्छा अच्छा, स्पेशली दे। ठीक है। मतलब एक तो हो गई ना आपकी ड्रिलिंग हो गई, आज से जो रॉ क्रूड ऑयल आप ड्रिल करके बाहर निकालते हैं। दूसरा जी जी प्रोसेस होता है कि आपके जो मतलब प्लांट है जहाँ से आपने ड्रिल किया वहां से आपने रिफाइनरी तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए जी आप पाइपिंग करते हैं। जी जी उसको ऐसा ही। मतलब कई स्टोरेज एरिया बनाते हैं जहाँ पे पाइपिंग के जरिए उसको स्टोर किया जाता है, फिर वो टैंकर्स के जरिए फिर जी रिफाइनरी सर, ले लाया जाता है बिल और वहां पे राइट। उसको सफाई की जाती है, उसको क्लीन करके फिर वो निकल का जो जी पंप स्टेशन है वहां तक उसको जी पहुंचा दिया जाता है जो उनके ऐसे सेल्स डिपो होते हैं। अच्छा। बिल्कुल। चले ठीक है, गुड। तो यार इसमें कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि आपकी माशाल्लाह जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। जो अभी मैंने आपकी आवाज़ सुनी, ये आपकी जो है ना कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ भी आप कन्वे ओके। करें उसमें या बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और मतलब विदाउट एनी कंफ्यूजन, मतलब कोई किसी किस्म की पैनिक कंफ्यूजन शो जी ना करें। जरूरी जी नहीं होता कि एक इंसान को सारी चीजों का पता हो, ठीक है। अगर बिल्कुल। किसी चीज का नहीं भी पता तो पोलाइटली आप मतलब उसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं जी कि आई हैव नॉट मच आइडिया अबाउट दैट। ओके। ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लर्न अबाउट दैट थिंग्स एज वेल। सो ये थोड़ा सा होता है कि इंटरव्यूअर के ऊपर थोड़ा अपना इंप्रेशन मेंटेन रखना होता है, ठीक है। जी जी। और अपनी लैंग्वेज के अंदर कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है। ओके। मतलब जब आप बोले, जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो यू शुड स्पीक समथिंग ऑन दैट, ठीक है। आप थोड़ा ओके। सा कॉन्टेक्स्ट भी ले सकते हैं, मतलब आपने इंगेज करना है ना इंटरव्यूअर को, ठीक है जी ना। जी कोशिश करनी है कि मतलब है कि उसको रूम ना मिले, कोई ऐसी जगह ना मिले जिसमें वो कहे यार ये बंदा फंस गया, स्टक हो गया, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि फिर वो और मुश्किल सवाल पूछ लेती है, ठीक है। अगर आप जी उसको इंगेज रखेंगे ना तो फिर ये होगा कि वो टाइम तो जाहिर है उनका एक लिमिटेड टाइम ही होता है ना इंटरव्यू के लिए, सारा जी दिन तो नहीं बैठना होता, तो वो फिर बिल्कुल। मतलब आपके जो उन्होंने मेन मेन क्वेश्चन जो है ना वो ड्रा किए होते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। सो जो मैं पहले तो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, कि अगर हम इसको स्टार्ट से ले लें, ये एक डॉक्यूमेंट भी मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि इसको आप बाद में भी रीड कर सके, और इसी को हम इंशाल्लाह गाइडलाइन के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जी अगर हम बेसिक हेल्थ और सेफ्टी की बात करें तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है हेल्थ और सेफ्टी का, वो है प्रिवेंशन ऑफ हार्म्स। किसी किस्म का हार्म जो है उसको जी प्रिवेंट करना बेसिकली हेल्थ और सेफ्टी कहलाता है, ठीक है। हार्म बिल्कुल। क्या होता है? हार्म किसी हैजर्ड की शेप में हो सकता है जिसमें मतलब हार्म काज करने की पोटेंशियल मौजूद होती है, ठीक है ना। या जी वो कोई रिस्क हो सकता है जिसमें लाइकलीहुड और सिविरिटी होती है, ठीक है। तो जी बेसिक जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मेन मकसद होता है, that is to prevent the harm. If they ask you question, what is the main purpose of health and safety, and what is actually health and safety is, are you should define the health and safety, then you should explain it that it is basically prevention of the harm proactively, ठीक है।
and we do it with different activities. We know about the hazards and risks, then we assess the risk as well, which is called risk assessment. ठीक है? yes, अगर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि why health and safety is important, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो that is important because there are legal obligations, there are health and safety laws, international and national. So as per legal regulations, all the employers should follow the safety rules and regulation. एक तो ये इसकी कॉज होगी हेल्थ एंड जी, सेफ्टी को करने की, और दूसरी होती है मॉरल रीजन. मॉरली इट इज नॉट गुड कि मतलब इफ समवन कम्स टू योर साइट टू वर्क, कि अगर कोई बंदा आपकी साइट पे आता है काम करने के लिए और वहाँ पे वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या वो किसी डिजीज का शिकार हो जाए आपके उस वर्क इन्वायरमेंट की वजह से, एज ए एम्प्लॉयर अगर आपकी वर्क साइट है, तो मतलब कोई मरने के लिए तो नहीं आता ना. आपने बिल्कुल, अगर किसी को एम्प्लॉय किया है अपने पास, मसलन आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल, आप राइट, यू वांट के मतलब मेरा फ्यूचर बेहतर हो, मुझे सैलरी मिले और मैं अपनी जी, फैमिली को लुक आफ्टर कर सकूं. दिस just इज look योर after, पर्पस. यस, दिस yes, इज योर पर्सन टू पर्पस टू ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन. बट yeah, इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रोवाइड यू अ सेफ इन्वायरमेंट टू वर्क, वहाँ पे कोई विजिबल हैजर्ड्स हो, विजिबल रिस्क हो, ठीक है, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और आपकी लाइफ को मसला बन जाए, थ्रेट हो जाए, तो मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना. सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती. मॉरली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ह्यूमनली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है ना. right, तो जी, एक तो लीगल रीजन हो गई कि सेफ्टी के और हेल्थ के जो लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज, जिसमें ILO, दैट इज द मेन बॉडी विच मेक्स हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज रिगार्डिंग ऑल दी हेल्थ एंड सेफ्टी एक्टिविटीज, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं. ठीक है ना. जी, वो जी, लॉज बनाते हैं. उसके बाद फिर हर कंट्री का अपना अपना लॉ मौजूद है. जैसे अगला मौजूद, ओशा जो है वो आपकी US में उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं. इसी तरह UK में HSE है, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव के नाम से जो उनकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो हमेशा जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो इन्फोर्समेंट बॉडीज होती हैं वो काम करती हैं अंडर द लेबर मिनिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री. ठीक है ना. yes, yes, तो इस तरह मतलब है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो प्रोसीड करती है. एक तो लीगल रीजन है, एक मॉरल रीजन है, फिर फाइनेंशियल रीजन भी है one, इसको जी, करने right, की. right, right, क्योंकि देखिए उसकी फाइनेंशियल कॉज अगर आपसे वो पूछते हैं जी कि व्हाई इट इज फाइनेंशियली वायबल टू हैंडल हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, देन यू शुड रिस्पॉन्ड के मतलब इफ सम एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है, we have to face a lot of problems because someone get injured. We have to spend money on his treatment, we have to send him to the hospital. mm, If he will remain away from work, we have to provide salary to them. And if he sued some file in the court for the compensation, के मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर की वर्क साइट के ऊपर किसी मिस्टेक की वजह से मतलब विजिबल रिस्क जो उसने कंट्रोल नहीं किया, ला ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर है जिसकी वर्क साइट पे आप काम कर रहे हैं, वो मतलब वहाँ पे रिस्क असेसमेंट्स करेगा. ठीक है ना. जितने भी रिस्क हैं, विजिबल रिस्क, जो कि वहाँ की वर्क फोर्स को, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो विजिट करने के लिए आए हैं, वो मतलब है कि उससे हार्ट ना हो जाए, उनसे इंजरी ना हो जाए, या उनसे उनको कोई डिजीज ना हो जाए. तो ये एम्प्लॉयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है ना. वो जी, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे वहाँ पे. तो अगर आप मतलब है कि एक इंजरी हो गई है, खुदा नास्ता, या इल हेल्थ हो गई है, तो जब वर्कर जो है वो अवेयर रहेगा वर्क से, उससे बाकी जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी मोराल पे फर्क पड़ेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल. ठीक है ना. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड moral obligation that we should follow rules and regulation of health and safety. We should practice health and safety on our site. कि मतलब वो एम्प्लॉयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ILO का जो मेन लॉ है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड, उसमें ये रिकग्नाइज किया गया है कि एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है ना. right, एम्प्लॉयर्स बियर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योरिंग ए सेफ वर्क इन्वायरमेंट. ठीक है. तो जी, एम्प्लॉयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तीन मेन रीजंस होगी. प्रिवेंशन ऑफ हार्म बेसिकली,
हेल्थ एंड सेफ्टी कहलाती है। एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयज आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली टू फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। आप जब जा रहे हैं एक कंपनी में, अप्लाई किया आपने जॉब के लिए, तो आप वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, जब वो आपको रख लेंगे तो आपकी एज एम्प्लॉय क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप वहाँ पे जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं उनको फॉलो करेंगे। उनको फॉलो करें। हाँ, उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे पास हुई हुई है, मतलब चाहे जो पहले हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो उनकी तरफ से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे एज ए एम्प्लॉय। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जी। और एक और इसमें पॉइंट आता है कि हेल्थ वर्सेस सेफ्टी, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? तो हेल्थ बेसिकली होती है एब्सेंस ऑफ डिजीज, और सेफ्टी होती है एब्सेंस ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। मतलब फिजिकल इंजरी जो होती है ना, मसलन आपको कट लग गया है, आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, ब्लड ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, हड्डी टूट गई है, ये चीज़ें आती हैं फिजिकल इंजरी में, उसमें जी। सेफ्टी में, ठीक है ना। और जी। जी। अगर आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो गई है, मसलन आपके लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं उनको कोई डिजीज हो गई है, आप जी। मतलब है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, आप जी। का मतलब है कि हियरिंग जो है आपकी लॉस हो गई है, उस पर कोई इफेक्ट आया है नॉइस की वजह से, जो नॉइस हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ, ठीक है ना, वो हेल्थ में आती है। और ये जो फिजिकल सीरियस पर्सनल इंजरी होती है ये सेफ्टी में आती है, ठीक है ना। तो जी। बेसिकली हमने इन दोनों को इंश्योर करने के लिए हमने जो हार्म जिसकी वजह से इल हेल्थ होती है या कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई पर्सनल इंजरी होती है, सीरियस पर्सनल इंजरी, उस हार्म को हमने कंट्रोल करना होता है एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, ठीक है ना। जी। इफ दे आस्क यू व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर एट दी साइट, then you will say that basic responsibility is mine, that we have to prevent the harm to all the people working on our site, whether they are employees, staff, visitors, or any contractors. Everyone should be safe because we have to provide a safe working environment. ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पे। अब वो अगला अगर आपसे पूछते हैं जी कि ये फिर ड्यूटी आप कैसे पूरी करेंगे, ये आपकी, तो फिर उसके लिए आप उनको बताएंगे जी जो वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनके ऊपर वर्कर्स को मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको एजुकेट करना, उनकी अवेयरनेस उनको देना, ठीक है। और जहाँ पे कोई मिस्टेक्स है वहाँ पे उनको करेक्ट करना, इंस्पेक्शंस करना, और इसी तरह जो कभी ऑडिट्स वगैरह अगर हो रहे हैं उनका पार्ट बनना, ठीक है। दिस विल बी योर जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मेन जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है आपने, ठीक है ना, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, ठीक है ना। तो जी। वो ड्यूटी आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे? जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी की प्रिकॉशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवाएंगे, यानी उसके मुताबिक आप ये एफर्ट करेंगे कि लोग उस उन गाइडलाइंस के मुताबिक काम करें, ठीक है ना। तो जी। इसको कहते हैं हेल्थ का और सेफ्टी का फर्क भी आपको पता चल गया, जी। वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मॉरल रीजन फॉर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। एक तो मॉरल रीजन है कि ये ह्यूमन जी। ड्यूटी है, ठीक है, और दूसरी जी। लीगल रीजन है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं जो जिनको फॉलो करना पड़ता है, और उस वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। फिर फाइनेंशियल रीजंस भी है, मतलब कोई भी कंपनी फाइनेंशियली मतलब एक्सीडेंट की कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती। अगर एक्सीडेंट ज्यादा हो जाए वहां पे किसी भी जी। वर्क साइट के ऊपर, तो वो फिर उनका बिजनेस इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए जी। फाइनेंशियली हमारे फेवर में है ये चीज कि हम अपने रिसोर्सेज को सेव करें। और ये कैसे कर सकते हैं? अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, इसका मतलब होगा कि एक्सीडेंट की प्रिवेंशन होगी, इंजरीज की प्रिवेंशन होगी, इल हेल्थ की प्रिवेंशन होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रिवेंट करना है ना, रोकना है उनको, होने से पहले रोकना है। तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस होने हैं एक्सीडेंट्स के ऊपर वो भी नहीं होंगे, ठीक है, या कम होंगे, ठीक है। जी। तो जी। आगे हम चले, अगर हम बात करेंगे हैजर्ड्स और रिस्क क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी का बेसिक मकसद होता है वो हार्म की प्रिवेंशन होता है। वो हार्म क्या होता है? वो हैजर्ड होता है, ठीक है ना, एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म।
मतलब जिसके अंदर कोई नुकसान काज करने की अहलियत मौजूद होती है, कोई भी चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पे छुरी है ना, छुरी नाइफ है जो, ये आपको काट सकता है, ठीक है। ये इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है काटने की। इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर करंट मारने की अहलियत मौजूद है, यानी नुकसान करने की। आग है, उसके अंदर भी आपको जलाने की अहलियत मौजूद है, ठीक है ना। इसी तरह वो जो मतलब है कि गाड़ियां होती हैं, हमारी व्हीकल्स होती हैं, उनमें एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, ठीक है। और अगर हम किसी ऐसी सरफेस के ऊपर चल रहे हैं जिसमें कोई लिक्विड गिरा हुआ है नीचे, और उसमें स्लिप होने की जो है वो पोटेंशियल मौजूद होती है। और ये होता है मसलन एक सरफेस ऐसी है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस पर कोई लिक्विड नहीं है। सरफेस बेसिकली हैजर्डियस ही होती है, लेकिन चूंकि उसमें लिक्विड मौजूद नहीं है इसलिए वहाँ पे रिस्क नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे कोई लिक्विड मौजूद हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पे गिरने की जो है अहलियत मौजूद है, तो इसलिए फिर वो अब रिस्क बन जाएगा, ठीक है ना। तो जी रिस्क आपकी हैजर्ड जो है वो मशीनरी हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, आपकी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं, आपकी कोई वर्क एक्टिविटी हो सकती है, मसलन वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस है, एक्सकीवेशन है। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हेजर्डियस एक्टिविटीज होती हैं, वेल्डिंग हो गई, ठीक है ना, या कोई हार्ड वर्क प्रोसेसेस हो गए, ये सारी हेजर्डियस एक्टिविटीज होती है। इनके अंदर नुकसान काज करने की पोटेंशियल मौजूद होती है, ठीक है। मतलब वर्क एट हाइट है, ये हेजर्डियस एक्टिविटी है, क्योंकि जब आप हाइट पे वर्क करते हैं तो आपको ऐसी सिचुएशन आप फेस नहीं करते जैसे आप ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है हाइट पे, वहां पे आपको स्पेशल प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ काम करना होता है। अगर वो प्रिकॉशंस या प्रोटेक्टिव मेजर्स आप ना करें तो आप गिर सकते हैं वहां से, और बड़ी सीरियस इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी वर्क एट हाइट के हैजर्ड्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो रिस्क क्या होता है, जब किसी हैजर्ड के अंदर लाइकलीहुड होती है और सिविरिटी होती है तो उसको हम कहते हैं रिस्क, ठीक है ना। तो मसलन मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर एक सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, ठीक है ना, उस पे कोई लिक्विड नहीं गिरा हुआ, पानी नहीं गिरा हुआ, तो वो जी हैजरियस तो है उसमें, लेकिन उसमें अभी रिस्क जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई लाइकलीहुड और सिविरिटी का इम्कान पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई लिक्विड गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, तो अब वो रिस्की हो गई है, ठीक है ना। अब वही जी सरफेस, पहले वही सरफेस जो है वो हैजर्ड थी, ठीक है ना, अब चूंकि वो पानी गिर गया उसके ऊपर, यानी अब लाइकलीहुड है कि अगर वहां से कोई गुजरेगा तो वो गिर सकता है, ठीक है ना। पहले भी मतलब है कि गिरने की उसकी नुकसान करने की सलाहियत तो थी, लेकिन उसमें चूंकि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से कोई गिर सके, तो इसलिए उस वक्त तक वो रिस्क नहीं था। तो जो है ना, हर हैजर्ड जो है वो रिस्क नहीं होता, ठीक है ना। जी लेकिन हर रिस्क जो है वो हैजर्ड जरूर होता है, हाँ क्योंकि जरूर। हाँ, क्योंकि रिस्क जो होता है वो हैजर्ड से ही जनरेट होता है, ठीक है ना। हम्म, पहला स्टेप जो होता है हमेशा हैजर्ड ही होता है। और हैजर्ड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी कोई फिजिकल चीज है, कोई केमिकल है, कोई बायोलॉजिकल है, कोई मतलब एक्टिविटी है, वो कोई उसके अंदर जिसके अंदर नुकसान करने की हैसियत होती है, ठीक है ना। आप देखें ना, इलेक्ट्रिसिटी भी हैजर्ड है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर दफा ये आपको नुकसान करे, ये हमें फायदा भी देती है। तब फायदा देती है जब हम इसकी हैजरियस नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मसलन अगर आप एक लाइव वायर है जिसके अंदर करंट गुजर रही है, अगर आप उसकी इंसुलेशन उसके ऊपर ना करें तो क्या होगा, वो आपको करंट मार देगी ना अगर आप वहां पे टच जी करेंगे, ठीक है ना। जी लेकिन जब हम उसकी प्रोटेक्शन कर लेते हैं, हैजर्ड तो अब इवन के करंट अगर किसी तार में से नहीं भी गुजर रही ना, तब भी वो हैजर्ड तो है, करंट के अंदर ये जी अहलियत तो मौजूद है। लेकिन जी रिस्क तब बनेगी जब उसकी हम प्रोटेक्शन हटा देंगे वहां से, प्रोडक्शन वो, हटा दें। जी ठीक है ना, तो वो रिस्क बन जाएगी। तो बेसिकली जो हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है ना रिस्क असेसमेंट के अंदर, वो बेसिकली इसलिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्योंकि किसी भी हैजर्ड के अंदर कोई भी रिस्क मौजूद हो सकता है, और हमारा जो बेसिक टारगेट होता है उस रिस्क को मतलब है कि एक्सप्लोर करना जो उस हैजर्ड के अंदर मौजूद है। अगर वो रिस्क, बाज का रिस्क की फिर कैटेगराइजेशन होती है, लो लेवल का होता है, मीडियम लेवल का, हाई लेवल का, ठीक है ना। उसको जब हम रिस्क असेस करते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि ये जो रिस्क असेसमेंट है इसकी बेसिस के ऊपर जो हमें रिजल्ट मिले हैं, वो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम कंट्रोल में डिसाइड करते हैं, ठीक है ना।
तो जी। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं हैजर्ड्स की एंड रिस्क्स की जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं, फिजिकल जैसे कोई मतलब आपको कोई नजर आने वाली चीज हो, मतलब जो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से आपको नुकसान हार्म हो, जैसे स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स हैं। अनइवन फ्लोरिंग है, अगर अगर आपकी सरफेस अनइवन है, वेट सरफेस है, क्लटर्ड वॉक्स वे है। क्लटर्ड मतलब है कि अगर आपके जो गुजरने का रास्ता है उसमें रास्ते में कोई मतलब कार्टन पड़े हैं, रास्ता ब्लॉक हुआ है, क्लटर्ड है, गंदला पड़ा है वहां पे, तो उससे भी आपके स्लिप ट्रिप और फॉल होने के चांसेस होते हैं। और स्लिप ट्रिप फॉल जब आप होने के चांसेस होते हैं तो इसका मतलब है कि हैजर्ड है। और अगर ये अनइवन फ्लोरिंग हो, वेट सरफेस हो, क्लटर्ड वॉकवेज हो, तो फिर ये रिस्क बन जाता है। ठीक है ना। उसके जी। बाद मशीनरी है आपकी, मूविंग पार्ट्स कैन कॉज इंजरीज इफ प्रॉपर गार्ड्स आर नॉट इन प्लेस। आप देखें जहाँ पे आप मतलब है कि खासकर आप जैसे जो ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी आपको पता है ये ड्रिलिंग का जो ऑपरेटर्स होता है, रिग होती है पूरी, वो बहुत बड़ी बड़ी जी। मशीन्स होती हैं। ठीक है ना। अब वो मतलब इतनी सिवियर इंजरीज काज करती हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे किसी का कांटेक्ट हो जाए, किसी पर्सन का, ह्यूमन का, तो उसकी तो जान चली जाती है। मतलब बड़ी सीवियर किस्म की इंजरीज होती हैं। ठीक है। इसलिए मशीनरी के हैजर्ड्स जो है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी। ठीक है। तो मशीनरी हैजर्ड हो सकते हैं, नॉइज हैजर्ड हो सकते हैं, व्हीकल हैजर्ड हो सकते हैं। आपके प्लांट के ऊपर जो भी व्हीकल्स काम कर रही हैं, वहाँ पे ट्रक्स हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए, डिलीवरी व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं, वो सारी हैजर्डियस उसमें आती हैं। इसी तरह केमिकल हैजर्ड्स हैं, जैसे वहाँ पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, केमिकल्स दैट कैन कॉज हार्म इफ इनहेल्ड, इंजेस्टेड और स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे आप देखें, जब मशीनरी को आप मेंटेन करते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स आपको चाहिए। जब आप गाड़ियां चलाते हैं तो उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए, मुख्तलिफ ऑयल्स चाहिए, या इवन मतलब और ऑयल्स और केमिकल्स का यूज आपके प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो यूज होते हैं। और वो अगर आप इनहेल कर लें, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो गैसेस की शक्ल में केमिकल्स होते हैं, वो इनहेल कर रहे हैं, या आप इंजेस्ट कर लें, यानी आप उसे गले से निगल लें, मतलब कोई लिक्विड फॉर्म में है कोई केमिकल, किसी गलती से पी लिया है इसने वर्कर ने, या वो स्किन पे कांटेक्ट हो गया, कोई एसिड्स हैं जो मतलब स्किन बर्न कर देते हैं, तो उससे भी आपको नुकसान होते हैं। इसी तरह फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस के ऊपर तो जितने भी आपके ये जो मतलब क्रूड ऑयल जब आप ड्रिल करते हैं सरफेस के अंदर से, तो उसमें साथ साथ गैसेस भी जो है वो निकलती हैं, और वो डेंजरस होती हैं। और बाकी जो वहाँ पे मतलब है कि क्रूड ऑयल होता है, या उसको फिर मतलब फर्दर जब स्टोरेज में लाते हैं, उसकी रिफाइनरी होती है, तो फिर मुख्तलिफ शेप्स में वो ऑयल चेंज होता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैसोलीन बनती है, और बेशुमार उससे प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो उससे भी हैजर्ड जनरेट होते हैं। क्रोसिव केमिकल्स हैं, क्रूयन मतलब है कि जैसे एसिड्स होते हैं, ये आपके मतलब है कि वाइटल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनको डैमेज करने के लिए मतलब नुकसान काज करते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड हैं, जैसे जो बीमारियां कॉज करने वाले मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। खासकर ये जो ऑयल एंड गैस के प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे जी। जी। ये मतलब है कि अगर आपने वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, क्योंकि ये दूर दराज इलाकों में होते हैं, और ऐसे इलाकों में भी हो सकते हैं जहाँ पे पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं है। ठीक है ना। तो अगर वो प्लांट के लोग जो एम्प्लॉयर है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्रोवाइड नहीं करते अपने वर्कर्स को, और अपने वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, तो हेपाटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। हेपाटाइटिस बी और सी जो है ये दोनों बड़े सीवियर किस्म के वायरसेस होते हैं जो कि आपके लिवर को डैमेज करते हैं। तो ठीक है ना। तो ये मतलब है कि वहाँ पे मेन हैजर्ड हो सकता है आपकी ऑयल एंड गैस की, उसके ऊपर ये हेपेटाइटिस की हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो फंगस एलर्जन वगैरह होते हैं, ये भी मुमकिन है कि अगर कोई पुराना डिपार्टमेंट है उसमें मतलब कोई नमी वाला फैक्टर मौजूद है, खासकर जो ऑफशोर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे नमी बहुत होती है, मॉइस्चर होती है हवा के अंदर, उसकी वजह से वहाँ पे वो एलर्जेंस मतलब मोल्ड वगैरह बन जाते हैं। तो ये भी हैजर्ड्स की टाइप है। इसके अलावा अर्गोनॉमिक हैजर्ड ऑयल एंड गैस पे बहुत होते हैं। वो क्या होते हैं कि मतलब आप के वर्कर जब काम कर रहे होते हैं ना अपने प्लांट के ऊपर,
तो आपको पता है कोई वो जो है ना, वो जो स्लिंग होती है रोप की, उसको खींच रहा होता है। जब आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपने कोई टूल पकड़ाना है किसी दूसरे वर्कर को, तो ऐसे ओवर रीच करते हैं। या एक वर्कर जो है एक ही पोस्चर को बार बार रिपीट करता है, कभी झुकता है, कभी खड़ा होता है, कभी वो दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो बॉडी के मसल्स है ना, उनके ऊपर आते हैं स्ट्रेस, ठीक है ना। और बाज का इतनी सीवियर वो रेपिटेटिव मोशंस होती हैं कि वो आपके मसल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, ठीक है ना, एमएसडीज जिसको कहते हैं। जी मसलन आपकी कमर में पेन हो सकता है, आपकी मसल फटने की वजह से आपको मतलब जो इल हेल्थ है वो हो सकती है। तो इनको भी इम्प्रूव करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अर्गोनॉमिक्स के जो हैजर्ड है, इस तरह साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं हमारी वर्क साइट्स के ऊपर, कि वर्कर जो है वो कहीं मतलब है कि ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जहाँ पे वर्कर आपस में एक दूसरे को बुली करें, गाली गलौज करें, लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे को थ्रेट करें, या मतलब कोई नफसियाती मामला ना हो। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा ये ऑयल एंड गैस की जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे सम टाइम आपको लंबी लंबी शिफ्ट्स के अंदर काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जी उसकी जी वजह से वर्कर्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और वो स्ट्रेस की वजह से बाज का फिर वो गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करना ऑन योर ऑयल एंड गैस वर्क साइट्स या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो जरूरी है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स जैसे मतलब एक्सट्रीम वेदर्स हैं या एयर क्वालिटी है, मतलब बारिश तेज हो गई है, फोग हो गई है, स्मोक हो गई है, या मतलब धूप तेज पड़ रही है वहाँ पे, मतलब इस तरह की बात का। तो आपको पता है ऑयल एंड गैस के जितने भी ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें वो रिग्स होती हैं, और उनकी लेंथ कितनी बड़ी बड़ी होती है, ऊंचाई तक होते हैं, आसमान तक उनकी लेंथ होती है बड़ी बड़ी, ऊपर तक वो ड्रिलर होते हैं बड़े बड़े। तो अब उस सूरत में अगर आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं है उन के अंदर, मतलब वो मजबूत नहीं है और हवा तेज चल पड़ी है, तो वो उससे गिर भी जाते हैं, मतलब कई दफा वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। ये जी खास का जो ऑफशोर प्रोजेक्ट होते हैं जो समंदर के अंदर किए जाते हैं, इवन ऑन शोर जो होते हैं वहां पे भी ये सिचुएशन हो सकती है। कोई डेजर्ट एरिया वहां पे मतलब अगर सैंड स्टॉर्म हो गया तो उसकी वजह से भी एयर प्रेशर की वजह से वो पूरा स्ट्रक्चर आपका गिर जाता है, तो उससे एक्सीडेंट्स होते हैं बड़े कैटास्ट्रॉफिक किस्म के, ठीक है। तो जी अभी आपको कैटेगरीज ऑफ दी हैजर्ड्स जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर इसमें से कोई चीज़ आपसे वो पूछ ली जाती है तो मेरा ख्याल है आप एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इजीली है, यस सर, इंशाल्लाह जी। और अदरवाइज आपके पास ये मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा और साथ जी साथ ये बिल्कुल। डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड कर दूंगा, हाँ, तो ये आप उसको इजी हो जाएगा जी। रिव्यू भी कर लीजिएगा। अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात कर लें, मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओके जेंटलमैन यू विल बी सुपरवाइजर ऑन द साइट एंड इफ यू हैव टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट, health and safety risk assessment, that what procedure or process you will follow. First of all, you will reply that I will follow the procedure of the company. And in general terms, if I explain, the process of risk assessment contains 5 basic steps. Number one, identify hazards. And number two, assess the risks, determine who might be harmed and how. Control risk. The third point is make the control measures, implement measures to reduce risk to acceptable levels. देन रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, जो भी आपने रिस्क असेसमेंट की है, मतलब जो हैजर्ड आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जो ग्रुप जिनकी वजह से वो नुकसान हो सकता है, मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, असेस रिस्क डिटरमिन हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, इसका मतलब ये है कि आपने मसलन एक हैजर्ड है ना वेल्डिंग का, जरूरी नहीं जी वो वेल्डिंग की वजह से आपके सारे प्लांट के लोग अफेक्ट हों। वो वेल्डिंग का जो प्लांट है उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे या वेल्डिंग वर्क से रिलेटेड जो लोग होंगे वो मेन टारगेट होंगे उस हैजर्ड का, ठीक है जी ना। तो इसलिए आप उस ग्रुप ऑफ पीपल को वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, कहते हैं ना हु माइट बी हार्म, मींस कि वेल्डिंग वर्क से जो वेल्डिंग कर रहे हैं वो या उसकी सराउंडिंग में जो करीब तरीन लोग हैं उन पे ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। एंड हाउ कैसे हार्म हो सकता है कि वेल्डिंग वर्क से अगर खुदा ना खास्ता कोई चिंगारी निकल के किसी को अगर उसने प्रोटेक्टिव वो इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ उसकी स्किन पे गिर सकती है, उसकी आईज में मतलब उसकी वेल्डिंग वर्क से जो है फ्लैशेस हो सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे वो वेल्डिंग से आपको पता है इग्निशन निकलती है, वो चिंगारियाँ निकलती जी हैं। जी अगर जी इर्द जी गिर्द कोई फ्लेमेबल लिक्विड पड़ा है तो वो वहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल पड़ा है तो वहाँ पे आग लग सकती है, ठीक है ना। तो जी इस तरह की यस। जो सिचुएशन है
वो हार्म खास कर सकती है आपको। और ग्रुप ऑफ पीपल कौन से, जैसे वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट एक हेजरियस एक्टिविटी है, तो सारे पूरे प्लांट के लोग तो वर्क एट हाइट से मुतासर नहीं होंगे ना, वही लोग होंगे जी जो उस जी जी, एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होंगे हाँ, जी सर। और जो उसके इर्द गिर्द होंगे, ठीक है ना। तो जी उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, और वो कैसे हार्म होंगे, मसलन वर्क एट हाइट से हार्म क्या हो सकता है कि गिर सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है, टांग टूट सकती है, कोई जख्म लग सकता है, या कोई इक्विपमेंट वहां से गिर सकता है नीचे, अगर कोई वर्कर उस एरिया में मौजूद है जहाँ पे वर्क एट हाइट हो रही है, उसके सर में वो कोई प्लास गिर गया है, कोई हथौड़ी गिर गई है, कोई रेंच गिर गया है, तो वो हैवी किस्म की ड्रिल मशीन गिर गई है जहाँ पे आप वर्क एट कर रहे हैं, तो वो जख्मी कर सकती है उसको, ठीक है ना। जी तो जब हम ये कर लेते हैं, रिस्क असेस कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोल मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी हियरार्की है कि कंट्रोल मेजर में पहला ऑप्शन होता है हमारे पास एलिमिनेट करने का। अगर कोई मतलब है कि हैजर्ड रिस्क की शक्ल में हमारे सामने आ गया, मतलब कोई हैजर्ड वर्क एट हाइट है, ये हैजर्डियस एक्टिविटी है, लेकिन ये रिस्क कैसे बनेगी, अगर लोग जो है वर्क एट हाइट की जो प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी, उनको वायलेट कर रहे होंगे। मसलन अगर उन्होंने स्कैफोल्डिंग जो लगाई है वर्क हाइट के लिए वो स्टेबल नहीं है, उसका स्ट्रक्चर कमजोर है, तो फिर वो रिस्क होगा, ठीक है। अगर वहां पे जो गार्ड रेल्स लगानी है, वो मिड रेल्स गार्ड रेल जो उसका फोल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, वो ओशा जी का प्रॉपर एक स्टैंडर्ड मौजूद है। आगे हम मैं आपको बताऊंगा अभी वो कौन सा लॉ है जिसके मुताबिक जो है वो आपकी जो इसका फोल्डिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उन स्टैंडर्ड को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। वो जी एक सुपरवाइजर को इंस्पेक्शन भी उसकी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर जी वो इसका फोल्डिंग स्ट्रांग नहीं है, या मतलब है कि वहाँ पे लोगों ने हार्नेस नहीं पहनी हुई, या हेलमेट नहीं पहने हुए, या ट्रेनिंग नहीं है लोगों की बकेट हाइट की, तो फिर वो रिस्क बन जाएगा, ठीक है ना। जी अब उस रिस्क को फिर हमने असेस करना है और फिर उसके मुताबिक हमने कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं। या तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब वर्क एट हाइट की एक्टिविटी को ही वहाँ से खत्म करेंगे, जो कि उमूमन पॉसिबल नहीं होता। दूसरा ये होता है कि सब्स्टिट्यूट कि आप वर्क एट हाइट की जगह पे कोई और तरीके से, किसी मैकेनिकल तरीके से वो काम अगर हाइट पे कर सकते हैं तो आप वो कर लें। तीसरा तरीका ये होता है कि आप इंजीनियरिंग कंट्रोल करें, मतलब वहाँ पे कोई ऐसी मैकेनिकल स्कैफोल्डिंग आप लगा दें मजबूत किस्म की, जो जैसे मतलब है कि आजकल ट्रेंड है बड़े मैकेनिकल और मॉडर्न किस्म के इक्विपमेंट आए हुए हैं, तो उसको यूज़ कर ले। लेकिन वो कॉस्टली होती हैं, हर कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन बहुत सारी कंपनियां यूज़ भी करती हैं, वो ज़रा मजबूत होती हैं। मोबाइल मतलब इसका फोल्डिंग होती हैं, जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं उसी तरह वो पहिए होते हैं उनके, वो मैकेनिकली वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, जी वो यूज़ कर लें। या फिर आप वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स प्लेस करें, मतलब अगर आपके जो वर्कर्स हाइट पे काम कर रहे हैं अगर वो ट्रेन नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनको एजुकेट करें कि वर्क एट हाइट की क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर जी जब आप ये कंट्रोल मेजर्स प्लेस कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी पूरी जो असेसमेंट आपने की है उसको रिपोर्ट करना भी जरूरी होता है। आपकी जितनी फाइंडिंग्स है ना, उसकी एक रिपोर्ट बनाना भी जरूरी होता है, फिर उसको रिव्यू और अपडेट करना भी जरूरी होता है रिस्क असेसमेंट। तो ये जरूरी 5 स्टेप्स हैं, इनको आप रटा मार लीजिएगा, मतलब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा, अमूमन इसका सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। जी सर। उसके बाद है व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन। आप एज ए सुपरवाइजर होंगे तो मोस्टली जो आपकी ड्यूटीज होंगी वहाँ पे उनमें इंस्पेक्शन का रोल होगा काफी, ठीक है ना। जी Health and safety inspection is a systematic examination of the workplace to ensure compliance with safety regulation, identify hazards, and assess risks. The goal is to prevent accidents and ensure the well-being of the employees and visitors by promoting safe practices and conditions. इंस्पेक्शन का भी बेसिकली मकसद यही होता है कि आप प्रिवेंशन ऑफ द हार्म करें, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करें। और हेल्थ एंड जी सेफ्टी क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द हार्म, यानी हैजर्ड से और रिस्क से लोगों को बचाएं, ताकि एक्सीडेंट ना हो, वहाँ पे इंजरी ना हो, वहाँ पे इल इल हेल्थ ना हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बताए गए हैं, उनको फॉलो किया जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब आप मतलब ये इंस्पेक्शन किसी एक इक्विपमेंट की भी हो सकती है, ये इंस्पेक्शन जो है वो एक डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, ये इंस्पेक्शन जो है पूरे प्लांट की भी हो सकती है, ठीक है। जी और ये जो इंस्पेक्शंस होती हैं इनमें चेक लिस्ट का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। चेक लिस्ट अगर आपसे पूछ लेता है कि चेक लिस्ट क्या होती है, तो चेक लिस्ट एक प्री डिटर्मिनेड टेम्पलेट होता है, फॉर्मेट होता है, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी इक्विपमेंट को चेक करने के लिए क्वेश्चंस की फॉर्म में
वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं और आगे फिर उसके मतलब है कि ऑप्शन होते हैं, यस के, नो के या नॉट एप्लीकेबल के, ठीक है ना। उससे आपको मतलब है कि क्योंकि सवाल आपके सामने लिखे हुए होते हैं उस चेक लिस्ट के ऊपर, तो इसलिए जी आपको आसानी होती है उनको मतलब है कि आपने देखा जी के वर्क एट हाइट के ऊपर लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं, आगे लिखा जी। होगा यस, नो या नॉट और नो। एप्लीकेबल, ये। ठीक है जी। ना। तो आप यस। वो जो फिजिकली वहाँ पे सिचुएशन देखेंगे उसके मुताबिक उस खाने को टिक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर पहने जी हुए हैं तो यस कर देंगे, नहीं पहने हुए नो कर देंगे। और अगर वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो जो इंस्पेक्शन हैं इनके अंदर चेकलिस्ट का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। यही जी इंस्पेक्शन अगर हम किसी प्रोसीजर की एग्जामिनेशन पे ले जाएं बात, तो फिर वो ऑडिट बन जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल जी सेफ्टी इंस्पेक्शन में और ऑडिट में ये फर्क होता है कि जो सेफ्टी इंस्पेक्शन होती है वो ऑल ऑफ सडन होती है, किसी डिपार्टमेंट की होती है, फिजिकली वहां पे जाके आप सिचुएशन को देखते हैं इन हाउस अपने प्लांट के अंदर, जो रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है ना। ऑडिट्स जो होते हैं वो ऑडिट आपके उन प्रोसीजरल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाई होती हैं, जो प्रिकॉशनरी इंस्ट्रक्शंस जो आपने बनाई होती हैं, उनका ऑडिट होता है कि क्या वो सही बनी हुई है। अब देखें ना, अगर आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों ने एक एसओपी बनाई है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो एसओपी सही हो, उसमें भी तो गलतियां हो सकती है ना, ठीक है ना। तो जी जी वो जो एसओपी के अंदर या कोई प्रोसीजर के अंदर जो गलतियां निकालने का काम जो होता है वो ऑडिटर करती है, ठीक है ना। और फिजिकली वहां पे डिपार्टमेंट मशीनरी या प्लांट के अंदर जो फिजिकली गलतियां होती हैं या आपने कंप्लाइंस चेक करना होता है, तो वो चेक लिस्ट के जरिए आप नॉर्मल इंस्पेक्शन से करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जी जी यानी सेफ्टी इंस्पेक्शंस और ऑडिट का डिफरेंस भी आपको पता लग गया, ठीक है ना। जी जी आगे चलते हैं। वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट refers to any activity where a person is working in a place where they can fall a distance liable to cause personal injury। मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे कुछ लोग इस ऊंचाई पे काम कर रहे हैं कि जहाँ से अगर वो गिरे तो वो जख्मी हो सकते हैं, इसको हम वर्क एट हाइट कहते हैं, ठीक है ना। दिस इंक्लूड्स वर्किंग अबव ग्राउंड लेवल सच एज ऑन लैडर्स, स्काफोल्ड्स, रूफ्स और प्लेटफॉर्म्स। तो मुख्तलिफ किस्म का इक्विपमेंट यूज होता है वर्क एट हाइट के लिए, जैसे लैडर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हम लगाते हैं, स्काफोल्ड्स हैं, जो स्पेशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वर्क एट हाइट के लिए, रूफ्स, छत के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी वर्क एट हाइट ही है ना, ग्राउंड लेवल से अबव काम कर रहे हैं, या कोई और जी। प्लेटफॉर्म जिस पे हम काम कर रहे हैं जो ग्राउंड लेवल से ऊपर, उसको हम वर्क एट हाइट करते हैं, ठीक है ना। सेफ्टी सर मेजर इसकी मस्ट। ये जी। जी जी वर्कआउट हाइट की जो यानी कितनी हाइट के अबव जाएं तो वो स्टैंडर्ड है कि 1.6 या 8 पे वो कंसीडर करता है कि ये वर्कआउट हाइट है। हाँ, ये इसके लिए ओशा की स्टैंडर्ड्स मौजूद है वर्क एट हाइट के। तो उसमें तकरीबन 1.5 मीटर्स जो है ना, 1.5 मीटर्स, उससे जी अबव जो हाइट होती है ग्राउंड से, उसको वर्क एट हाइट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। जी। यस। 1.5 का मतलब है ऑलमोस्ट 4 to 5 फीट, मतलब ऑलमोस्ट 5 फीट आप कह सकते हैं, ठीक है जी ना। उसके जी लिए आप अगर मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं ना, तो ये नीचे देखे ना कि 29 CFR 1920.501, जी ठीक है ना। जी ये सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर पावर प्रोटेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, एंड 29 CFR जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। खासकर ये जो जनरल इंडस्ट्री वाला है ना, इसको आपने लाजमी जाके देखना है, ठीक है ना। तो मैं जी जी आपको इस ब्रीफिंग के बाद उसका जनरल इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है ना ओशा का, वो दिखा भी देता हूँ। उसमें जी आपको जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है ना, हाइट जी। से रिलेटेड, कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। राइट। हाँ। तो या खैर, पहले मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको देख लिए साथ साथ, जी ताकि ये जो है ना, बजाय इसके कि हम इसको इंतज़ार करें, हम साथ साथ ही इसको कर लेते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी और ये मैं आपसे वेबसाइट शेयर करूंगा, इस पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के मतलब सारे इलाज मिल जाएंगे, ठीक है ना। जी ये अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी, आप मुझे बताइएगा, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, नई स्क्रीन जी जो मैंने जी शेयर की। जी जी अब ये देखें, जी ये मेरी ही वेबसाइट है, ये बेसिकली मैंने ही बनाई है, आपको शायद पहले भी मैंने ब्रीफ किया था इसके ऊपर। तो इसमें आपको ऑयल एंड गैस से रिलेटेड भी लॉ मिल जाएंगे, ILO का, HSC का, ओशा का,
ठीक है ना। ये 29 CFR 91 जनरल इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, इसको अगर हम क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपको जनरल इंडस्ट्री का ये पूरा स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। ये है रेगुलेशन स्टैंडर्ड 29 CFR जनरल जी इंडस्ट्री। ठीक है। इसमें आपको देखें तमाम स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब आपने वर्किंग वर्किंग सरफेस के स्टैंडर्ड्स देखने हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आप देख लें यहाँ पे इमरजेंसी एक्शन प्लान, एग्जिट रूट्स और इमरजेंसी प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स देखने हैं। जी ये इसका फोल्ड है रोप डिसेंट सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा आपने फायर प्रिवेंशन प्लान्स, और इसके अलावा ऑपरेशनल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। ठीक है। हैजर्डियस मटेरियल गैसेस, कंप्रेस्ड गैस, जनरल रिक्वायरमेंट, ये एसिटिलीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके जो ओशा के स्टैंडर्ड्स है ना, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। राइट तो राइट मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्क एट हाइट, वर्किंग वर्किंग सर्विसेज में वर्क एट हाइट भी आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमने देखना है कि जी स्कैफोल्ड, ये देखना ना स्कैफोल्ड जी सर की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जिट रूट्स क्या है। उसके बाद ये पावर्ड प्लेटफॉर्म, मैन लिफ्ट्स एंड व्हीकल माउंटेड वर्क प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ये जो वर्क प्लेटफॉर्म जो गाड़ियों के ऊपर लोड करके मतलब लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपको पता है ना, ये जो पावर सेक्टर के वापडा वगैरह के लोग हैं, वो जब बड़े जी बड़े जो जी सर पोल्स होते हैं उनके ऊपर लाइट चेंज करते राइट हैं, तो वो जी माउंटेड वर्क प्लेटफॉर्म होते हैं, व्हीकल माउंटेड होते हैं, गाड़ियों के जी ऊपर होते हैं। ठीक है ना। जी तो जी उनके स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, जिसमें वेंटिलेशन है, नॉइज एक्सपोजर कितना होना चाहिए। ठीक है। ये सारे जो है ना हैजर्डियस मटेरियल जितना भी है आपकी, ये गैसेस से रिलेटेड, ये इसके स्टैंडर्ड्स मौजूद है। ठीक है। इसके बाद ये ट्रेनिंग के मुतल्लिक है। आप इसको ज़रा रीड करेंगे ना डिटेल से, तो आपको यहाँ से सारा हर चीज़ का स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। मशीनरी और मशीन गार्ड से रिलेटेड क्या जनरल रिक्वायरमेंट, जैसे मिसाल मशीनरी और मशीन गार्डिंग से रिलेटेड ओशा की जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये कानून कहता है कि टाइप्स ऑफ द गार्डिंग, वन और मोर मेथड्स ऑफ मशीन गार्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर एंड अदर एम्प्लॉयज इन द मशीन एरिया फ्रॉम हैजर्ड्स सच एज दोज क्रिएटेड by point of operation, ignoring nip points, rotating parts। फिर जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर मशीन गार्ड्स, फिर पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पे मशीन गार्ड्स कैसे होने चाहिए। देखो ना, ये साथ साथ उन्होंने उस लॉ का सेक्शन भी बताया हुआ है कि ये जो लॉ जी है, ये जो स्टैंडर्ड है, इस सेक्शन के मुताबिक है। ठीक है ना। जी तो ये है बेसिकली स्टैंडर्ड जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपनीज के अंदर, ओशा जी के जो मतलब है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। राइट तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसको एक दफ़ा आप अपने टाइम में रीड कर लीजिएगा। जी ये जरूर जनरल इंडस्ट्री वाला जो 29 CFR है। ठीक हो गया। जी सर अच्छा, मैं दोबारा आपसे वही शेयर कर लेता हूँ, उसमें हम जी चले चलते हैं। अब जब आप इस 29 CFR 1926.50, आप इतना भी लिख के अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे ना, तो ये वाला स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा फॉल प्रोटेक्शन जी का। उसमें जी आपको क्लियरली हर चीज मिल जाएगी। यहाँ ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, और ये है जनरल इंडस्ट्री का। ठीक है ना। तो जी जनरल इंडस्ट्री में जैसे ऑयल एंड गैस भी शामिल है, कंस्ट्रक्शन भी शामिल, कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल भी इनका स्टैंडर्ड मौजूद है। ठीक है ना। तो जब ये आपको ये वाला आप सिर्फ गूगल में सर्च करेंगे, आपको पूरा स्टैंडर्ड मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो जो हैजर्ड्स होते हैं वर्क एट हाइट के, उसमें फॉल्स होती हैं, जैसे मतलब द प्राइमरी रिस्क विच कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी या डेथ। फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का हैजर्ड होता है, स्लिप्स एंड ट्रिप्स हो सकती है। मसलन आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई लिक्विड गिर गया, स्लिप हो गया, ट्रिप हो गया। ठीक है ना। या कोई रास्ते में कोई चीज, कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, कोई कार्टन पड़ा हुआ है, कोई इक्विपमेंट टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, वो आपका ध्यान कहीं और है, आप ट्रिप हो गए उससे उससे अगर साइड पे उसकी गार्ड रेल नहीं है, जिसको जी प्रोटेक्शन कहते हैं, तो वो आप उससे गिर सकते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फेलियर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर जो स्कैफोल्ड्स होते हैं, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, कमजोर सीढ़ियाँ हैं,
आपने जो सीढ़ी यूज की है वो कमजोर है, मतलब टूटी फूटी है, या मतलब उसकी कोई फॉल्ट है, तो उससे वो टूट के गिर सकती है, उससे भी आप वर्क एट हाइट से गिर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकते हैं वहाँ पे। मसला आपको पता है ना कि ओवरहेड जो लाइंस होती हैं, ये बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं, उनके ऊपर जो आपकी जो बिजली की तारें होती हैं, ठीक है ना, जिसका फोल्ड उनसे टकरा सकते हैं। जब आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं कहीं साइड पे करीब आपकी वो वायर गुजर रही हैं जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, तो इससे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड आपको हो सकते हैं। ठीक है। वेदर कंडीशन वर्क एट हाइट पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। विंड है, रेन है, आईसी सर्विसेज एक्सेट्रा, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है वर्क एट हाइट के ऊपर, तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो बाकी स्टैंडर्ड्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम कन्फाइंड स्पेस की बात कर लें, तो कन्फाइंड स्पेस क्या होती है? कन्फाइंड स्पेस बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जिसकी जो एंट्री होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है, और लेकिन उसके नीचे जो प्लेस होती है बड़ी ओपन होती है। ठीक है जी सर। ना, लाइक बैली, ठीक है ना। मतलब है कि उसके जो जहाँ पे आप एंट्री करते हैं वो बड़ी, जैसे गटर है आपका, ठीक है ना, दिस इज ए कन्फाइंड स्पेस। क्योंकि आपने देखा गटर का होल जो बना होता है वो छोटा सा होता है, एक या दो बंदे मैक्सिमम वहां से उतर सकते हैं। लेकिन जब वो नीचे जाते हैं तो पूरे ओपन होती है जगह। तो ऐसी स्पेस जिसमें एंट्री जो है लिमिटेड होती है, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। कन्फाइंड स्पेस इज एन एरिया दैट इज नॉट डेजिग्नेटेड फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी। ठीक है ना। मतलब वहां पे आप हर वक्त काम नहीं कर रहे होते। कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए आपको स्पेशल जो है प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। ठीक है ना। लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट, ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि उसके मीन्स ऑफ एंट्री जो है वो बड़े लिमिटेड होते हैं। इट टिपिकली हैज रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो एंड मे कंटेन हैजर्डियस मटेरियल्स मेकिंग इट पोटेंशियली डेंजरस फॉर वर्कर्स। अब चूंकि वो उसके अंदर वेंटिलेशन कम होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटी आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो, जैसे मैं एग्जांपल्स में आगे ये देखा ना कंफाइंड स्पेस की, टैंक्स हैं, स्टोरेज हाँ टैंक्स हैं। आपने ये ट्रकों के ऊपर जो आपने देखा होगा कि ये जो फ्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये बड़े बड़े ट्रेलर, और अब उनके ऊपर मतलब उनका एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से वो उसको मतलब आप ऊपर से एक वो होल सा बना होता है जिसके ऊपर कवर भी होता है। ठीक है ना। तो वो उसका एंट्री पॉइंट होता है। अब वो स्टोरेज चूल के अंदर वो गैस मतलब जब वो फ्यूल मूव हो रहा होता है आगे पीछे होता है, तो उससे गैस भी जनरेट होती है और वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। साइलोसिस हैं, स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरिंग बल्क मटेरियल लाइक रेन। अब बड़े बड़े जो मतलब है कि जैसे आप देखें जहाँ पे मतलब ये शुगर बनती है, जहाँ पे ये चावल स्टोर होता है, वो बड़े बड़े मतलब साइलोसिस होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें स्टोर होती हैं, और इनके अंदर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है ना। तो वो जब आप मेंटेनेंस के लिए अंदर जाते हैं तो वो फिर उस वक्त उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। हर वक्त आप उसके अंदर काम नहीं कर रहे। पाइपलाइंस हैं आपकी, ये भी कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर आती हैं। इनक्लोज्ड कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड्स और गैसेस, मैन होल जो होते हैं, जो जो गटर वटर होते हैं, डक्ट्स जो होती हैं, बेसमेंट्स जो होती हैं, यहाँ पे भी कन्फाइंड स्पेस हो सकती है। जो ऑफर डैम होते हैं, मतलब ये मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन पे आप टेम्पररी पानी को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, काफी गहरे होते हैं। ठीक है ना। तो उनको भी हम कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं। ठीक है। अब कन्फाइंड स्पेस के लिए ये देखिए मैंने रेफरेंस दिया है ओशा के स्टैंडर्ड का। ठीक है ना। अब जब ये CFR 1910 निकालेंगे ना, उसमें सेक्शन 146 जो है वो कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड है। इसी तरह सेक्शन जो है 1910, इसका यहाँ पे आपको 501 जो है ये आपको मिल जाएगा जनरल इंडस्ट्री के मतलब जी मतलब हाइट के मतलब। ठीक है ना। इसी तरह आगे अगर हम चलें, हाउ टू इंस्पेक्ट, जो आपने कन्फाइंड स्पेस को इंस्पेक्शन करनी होती है उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, प्रोसीजर होता है। इंस्पेक्टिंग स्काफोल्ड, अच्छा नहीं ये स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन है। पहले इसका देख लेते हैं। स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन के कन्फाइंड स्पेस की भी इंस्पेक्शन वर्क परमिट के जरिए होती है, और स्काफोल्डिंग की इंस्पेक्शन जो है ये पूरे प्रोसीजर के तहत होती है। इंस्पेक्टिंग स्काफोल्डिंग इन्वॉल्व्स विजुअल चेकिंग फॉर डैमेज और वियर on all components, ensuring structural integrity by confirming it is leveled and stable। ठीक है ना। मतलब आपका जो भी इसका फोल्ड का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सीढ़ी है, नॉर्मल लैडर है,
या कोई मतलब मोबाइल टावर है, या कोई मतलब क्रेन है, या किसी भी किस्म की कोई चीज़ है, उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को विजुअली चेक करना, उसके नट बोल्ट टाइप हुए हैं, उसके जो मतलब है कि ग्राउंड पे बेस है वो स्ट्रांग है, ठीक है ना, और वो लोड कैपेसिटी जिस जितनी उसके ऊपर डाली जाएगी, मसलन अगर आपका स्काफोल्ड जो है वो 3 लोगों का वो लोड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर 6 लोग ऊपर चले गए हैं काम के लिए, तो वो फिर लोड कैपेसिटी तो मतलब वायलेट हो जाएगी ना, उससे फिर रिस्क बढ़ जाएगा और हादसा हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह गार्ड रेल जो होती है उसके साइड पे जो डंडे होते हैं, वो जो है मिड में और जो ऊपर लगे होते हैं, उनको हम गार्ड रेल्स कहते हैं, उनकी वजह से ये होता है कि वो आपकी प्रोटेक्शन होती है, अगर खुदा रास्ता कोई स्लिप हो जाए तो वो उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। एक्सेस पॉइंट्स एंड आई इज टू कंफर्म प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी। इसी तरह कंसीडर environmental conditions that may impact the stability of the वर्क एट हाइट, जो आपका मतलब स्काफोल्ड होता है उसके लिए ये वाली प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो स्काफोल्डिंग वर्क एट हाइट का भी आपको पता चल गया। जी भाई, आप मौजूद हैं? जी 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 सर। अच्छा चल, इसी तरह आपने हमने बात कर ली कन्फाइंड स्पेस की भी। अगर ट्रेंचिंग की बात कर लें तो ट्रेंचिंग भी बड़ा एक मतलब है कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, जो कि आपकी वर्क साइट्स के ऊपर हो रही होती है। इसमें दो किस्म की ये डिफरेंस जो है ना, हो सकता है वो आपसे इससे पूछ लें कि एक्सकैवेशन और ट्रेंचिंग में फर्क, माइनर सा फर्क होता है लेकिन फर्क होता है इसमें। एक्सकैवेशन क्या होती है? इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अर्थ और रॉक फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन साइट टू क्रिएट ए होल और कैविटीज। मतलब कोई होल बनाना है आपने, कोई कैविटी बनानी है, और उसकी मतलब वेट और लेंथ का नहीं आपको पता, मतलब वो हो सकता है 10 फुट वेट हो उसकी, 50 फीट हो। तो इस तरह की जो एक्सकैवेशन होती है ना, जो मतलब है कि अनप्लान्ड होती है, एक लाइन में नहीं होती, उसको हम एक्सकैवेशन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रेंच होता है ना, वो एक लाइन में होता है। अब ट्रेंच क्या होता है? Trenching, on the other hand, is a specific type of excavation that involves digging narrow, deep ditches or trenches, typically for laying utilities like water, gas or electrical lines. ठीक है ना? जैसे आपने पाइपिंग करनी है, पाइप की लाइंस बिछानी है ग्राउंड के अंदर, तो उसके लिए आप एक्सकीवेशन नहीं करेंगे, उसके लिए आप ट्रेंचिंग करेंगे। लेकिन अगर आपने मतलब कोई बड़ा गड्ढा बनाना है, जैसे आपने कोई बेसमेंट बनानी है, ठीक है ना, उसके लिए आप पूरा एरिया जब खोदेंगे तो उसको हम एक्सकीवेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनर सा फर्क है। खुदाई दोनों में होती है, बिलो द ग्राउंड लेवल दोनों ही होती है, एक्सकैवेशन भी और ट्रेंचिंग भी। लेकिन ट्रेंचिंग जो है एक लाइन में होती है, मतलब इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है और लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। जबकि जो एक्सकैवेशन होती है, इसकी विड्थ और लेंथ का कोई मतलब है कि वो लिमिटेशंस नहीं होती, मतलब उसकी विड्थ बड़ी होती है, लेंथ भी इसकी जो है वो बड़ी हो सकती है, मतलब इसका कोई उसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन ट्रेंचिंग उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी विड्थ कम होगी और लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? जी इसी तरह इसके ट्रेंचिंग और एक्सकैवेशन के मतलब जो ओशा का स्टैंडर्ड है, ये 29 CFR 1920 सब पार्ट बी, इसको आपने, ये एक ही स्टैंडर्ड है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो यहाँ पे मैंने रेफरेंस किए हुए हैं, ठीक है ना। जब आप उस स्टैंडर्ड को जो मैंने आपको अभी दिखाया वो आप खोलेंगे ना, तो उसमें ये पार्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, वो इस चीज के मुतल्लिक है वो, ठीक है। आगे जी जी हम गैस सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सो गैस सेफ्टी इन्वॉल्व्स प्रिकॉशंस एंड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एसोसिएटेड विद हैंडलिंग स्टोरेज। अब गैस की अमूमन गैस से मुतल्लिक यही क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो मेरे मतलब है कि एक्सपीरियंस में आई है चीज, कि वो पूछा जाता है कि जी गैस की सेफ्टी आप कैसे मतलब इंश्योर करते हैं, ठीक है ना। तो गैस की सेफ्टी सबसे मेन चीज होती है उसकी स्टोरिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यूजिंग गैसेस लाइक नेचुरल गैस एंड की एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रेगुलर लीक डिटेक्शन। अगर आप स्टोरेज को मेंटेन करें और उनके जो कंटेनर्स हैं जिनके अगर आपने गैस स्टोर की है, उसमें लीकेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए जो लिक्विड होता है ना, उसमें अगर कोई लीकेज हो ना, तो वो मतलब इतना डैमेज नहीं करती, लेकिन जो गैस की लीकेज होती है ना, वो कोई मतलब वहाँ पे अगर आपके सिलेंडर में कोई थोड़ी बहुत भी लीकेज है, या मतलब आपके जो वो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ऊपर जहाँ पे वो आप कनेक्ट करते हैं पाइप्स के साथ, वो वहाँ पे अगर लीकेज हो, तो वो गैस फौरन जो है ना वो स्प्रेड कर जाती है, मतलब वहां से निकल जाती है उस कंटेनर के अंदर से। लिक्विड तो आहिस्ता आहिस्ता स्पिल होता है ना, गैस फौरन वहाँ पे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, ठीक है ना।
और दूसरा ये होता है कि जिस जगह पे आपने उनको स्टोर किया हुआ है वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम, ठीक है ना, प्रॉपरली स्टोरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो गैसेस आपस में कंपैटिबल नहीं है, ठीक है ना। कंपैटिबल से मुराद होता है कि जो गैसेस आपस में रिएक्ट करके कोई हादसा क्रिएट कर लें, कोई ब्लास्ट वहां पे या फायर क्रिएट कर लें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा गैस की सेफ्टी में ये चीज़ मेन फोकस में रखनी चाहिए कि अनकम्पैटिबल गैसेस को इकट्ठे स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह इट इज क्रूशियल टू मेंटेन इक्विपमेंट, एस्टैब्लिश इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। एडहरिंग टू दीस गैस सेफ्टी मेजर्स आर हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल हैजर्ड्स, ठीक है ना। तो गैस सेफ्टी में जो सबसे मेन चीज क्या होगी, आपकी स्टोरेज। और स्टोरेज में क्या क्या चीजें आपने इंश्योर करनी होती हैं कि जो जिस चीज में आपने स्टोर किया उसमें लीक का सिस्टम, लीक ना हो, उसकी डिटेक्शन का मैकेनिज्म हो। जहाँ पे वो स्टोर किया जा रहा है वहाँ पे एंटी वेंटिलेशन का मैकेनिज्म मौजूद हो, कि अगर खुदा ना से लीकेज हो जाए तो ये ना हो कि उस एरिया में वो फैल जाए, उसी एरिया के अंदर लोग हों और वो उसकी वजह से उनको सीरियस इंजरी हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो गैस सेफ्टी से रिलेटेड ओशा का लॉ है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसका रेफरेंस भी मैंने यहाँ पे दिया है, यही पार्ट है। 29 CFR 1910 फॉर जनरल इंडस्ट्री, 29 CFR फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके अंदर गैस की सेफ्टी से रिलेटेड भी पैराग्राफ मौजूद है, ठीक है, स्टैंडर्ड मौजूद है। अगर हम बात कर लें कि मोस्ट हेजर्डियस गैसेस कॉमनली जो मतलब आजकल हमें फेस करनी पड़ती है अपनी वर्क इन्वायरमेंट में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कलरलेस odorless gas and is toxic and can cause poisoning or death by disrupting oxygen delivery in the body. कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट डेंजरस गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक डेंजरस गैस है। ये दोनों, मोनोऑक्साइड का तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये नजर भी नहीं आती, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, ठीक है ना। और ये आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रिवेंट कर देती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। क्लोरीन है, ये अमूमन बहुत सारे फंक्शंस में यूज होती है। आपको पता है जो वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट है वहाँ पे क्लोरीन का बहुत यूज होता है, और भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल आपके प्रोसेसेस हैं उनके अंदर क्लोरीन का यूज होता है। हाईली टॉक्सिक एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हाइड्रोजन सल्फाइड है, टॉक्सिक गैस विद characteristics फुल फाउल ऑर्डर लाइक रॉटन एग्स हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड खासकर आपके जो मतलब ये ऑयल एंड गैस के जो प्लांट्स होते हैं वहां पे इसकी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है, और इसके लिए अलग से ट्रेनिंग मौजूद है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। इसके अगर वो पूछते हैं कि अगर आपसे मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की थोड़ी सी हमें इसके बारे में थोड़ा बताएं, देन यू कैन कॉल के मतलब ये एक टॉक्सिक गैस है और इसकी जो स्मेल है वो रोटन एग लाइक होती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इम्पैक्ट करती है और डेंजरस होती है। खासकर ये कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर इसकी प्रेजेंस जो है वो कुछ हो सकती है। अमोनिया टॉक्सिक एंड corrosive, it can cause severe respiratory irritation and damage to eyes and skin. Pathogens है CCO, CI2, a colorless gas that is highly toxic. It was used as a chemical weapon and can cause severe lung damage, ठीक है। pathogens जो है अमूमन ये जो आपके फौज का जो असला बनता है उसमें बम बनते हैं उसके अंदर यूज होती है ज्यादा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन प्रोसेस, ठीक है ना। जहाँ पे आग लगी होती है ना, मतलब जहाँ पे फायर होती है वहाँ पे जो मतलब बाई प्रोडक्ट्स जो फायर के वो धुआं बनता है एक, उसके अलावा मुख्तलिफ गैसेस निकलती हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, और वहाँ पे ये आपको नुकसान काज करती है, ठीक है जी। सो ये है जी इब्राहिम आपकी तैयारी का पूरा मरला, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी सेंड कर लेता हूँ, और इसको आप फिर अपने टाइम में थोड़ा रिव्यू कर लें। और फिर अगर कोई मजीद कोई कंफ्यूजन हुई या कोई सवाल पूछना हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर, जी सर। सर बस थोड़ा सा लिफ्टिंग के हवाले से बस थोड़ी सी हाँ बेसिक हाँ। बेसिक गाइडलाइन थोड़ी सी दे दीजिएगा कि हमारा उसका विंड स्पीड का और उसकी जो चेकलिस्ट है या उसकी जो इंस्पेक्शन है उसकी बस थोड़ा सा। लिफ्टिंग के हवाले से, अच्छा।
लिफ्टिंग के हवाले से हम ऐसे चले चलते हैं ना उस पे स्टैंडर्ड के ऊपर, ताकि मैं आपको वहीं से गाइड करूं, ताकि जी। आपको आसानी हो समझने में उसको। एक सेकंड। वैसे आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये ओशा लिफ्टिंग स्टैंडर्ड। ये मैनुअल लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जी। ओ एस एच एक्ट आ गया। अच्छा नहीं, एक्ट नहीं हमें चाहिए, हमें बेसिकली इसके अंदर से जो है ना, जो जनरल इंडस्ट्री का हमारा स्टैंडर्ड है ना, उसके अंदर लिफ्टिंग का जो है वो मौजूद है। ठीक है ना, मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन के अंदर, केबल बोर्ड्स और उसके ऊपर। अब ये देखें, अच्छा लिफ्टिंग बेसिकली एक तो होती है आपकी इक्विपमेंट के जरिए, मतलब जिसमें आप मुख्तलिफ क्रेन्स का यूज करते हैं, जी। और मुख्तलिफ इस तरह की जो एरियल क्रेन्स हैं उनका जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है आपका, उनका जी। यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी गाइडलाइंस का यहाँ पे सेक्शन में आपको बताता हूँ। पावर टूल से आ गया, वेल्डिंग कटिंग वेल्डिंग आ गया, और स्पेशल इंडस्ट्रीज के लिए आ गई, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर आ गया, और ग्राइंडिंग हैंडलिंग फैसिलिटीज, और कमर्शियल डाइनिंग ऑपरेशंस, और कोविड-19 से रिलेटेड सेक्शन आ गया। अच्छा जी, इसके बाद कोल एंड पिच इंटरप्रिटेशंस, मेडिकल, इसका जो पार्ट है बेंजीन है, कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ये हो सकता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इसमें होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। That's for industrial trucks and power industrial trucks, which are key materials to the storage. ये देखें ना, ये आ गया, ये है आपकी लिफ्टिंग वाले अप्लायंसेस, स्टेबिलिटी पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स, ये ओवरहेड एंड गॉन्ट्री क्रेन्स, गॉड ग्रेन जी। ठीक है ना। ये है आपके लिफ्टिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना। क्रेन इसे पहले डिफाइन किया, क्रेन इज ए मशीन फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ए लोड एंड मूविंग इट हॉरिजॉन्टली विद द होइस्टिंग मैकेनिज्म एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। एक तो ये होता है कि इसका एक इसको मूव करने के लिए मैकेनिज्म होता है, कोई व्हीकल होती है, ठीक है, मैकेनिकल, और साथ उसको टाई अप करने के लिए, बांधने के लिए स्लिंग्स होती है, जिसको होइस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जी। क्रेन्स whether fixed or mobile are driven manually or by power। ये क्रेन जो है वो मैनुअली भी ऑपरेट होती है और मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज। एन ऑटोमेटिक क्रेन इज ए क्रेन which when activated operates through a preset cycle or cycles। A cab operated crane is a crane controlled by an operator in a cab located on the bridge or trolley। ये कैब वाली भी आपने क्रेन्स देखी होंगी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये जी। cantilever gantry crane means a gantry or semi gantry crane in which the bridge grinders are
ट्रस्टेड एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन ये भी है। इस तरह फ्लोर ऑपरेटेड क्रेन है, ये फिर गॉन्ट्री क्रेन है, इसके बाद हॉट मेटल हैंडलिंग क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है, पावर ऑपरेटेड क्रेन है। इसका मतलब ये पूरे क्रेन से रिलेटेड आपको पूरा यहाँ पे उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, डेजिग्नेटेड मीन सिलेक्टेड और साइंड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। ये पूरा स्टैंडर्ड्स ये क्रेन से रिलेटेड, ये आपकी लिफ्टिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड, उनकी स्टेबिलिटी, उनके मतलब स्लिंग्स कैसी होनी चाहिए, उनका मतलब है कि बाकी फंक्शन कैसे होने चाहिए, उनकी सेफ्टी मतलब किस तरह आपने इंश्योर करनी। काफी लंबा चौड़ा देखा ना, ये जी ट्रॉली सर, राइट। बम्पर्स जी हैं, ठीक है ना, जी जी ये जी। ब्रिज बम्पर्स हैं, ये मतलब उनके इक्विपमेंट्स हैं, ब्रेक्स एंड हॉइस्ट, मतलब ब्रेक्स उनकी किस तरह की होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या चीजें आपने इंश्योर करनी है। फोल्डिंग ब्रेक्स का बोगी, ये मतलब है कि ये आप देखें ना। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की लुक आफ्टर सेफ्टी कैसी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप कंट्रोलर्स उनके मतलब गार्ड्स वगैरह ये वो, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। इसमें आप अपने कल का जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना वो निकाल लीजिएगा, और इसको जी आप राइट। जैसे ये लैडर्स हैं देखना, लैडर्स भी आ गई, लैडर्स हैं। द एम्प्लॉयर शैल इंश्योर दैट हैंड्स आर फ्री फ्रॉम encumbrances while personnel are using ladders, ठीक है ना। इस तरह ये देखना, ये जितने भी ये स्टैंडर्ड, ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, ये उसका रेफरेंस है। तो मतलब 1910 जो ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 179, इसका सब सेक्शन है एन, और आगे फिर इसका पार्ट 4 है और पार्ट 2 इसका सब पार्ट है जो होइस्ट लिमिट स्विचेस, ठीक है। तो इसको आप फिर अपने टाइम पे इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें जो मेन चीजें आपको चाहिए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर, राइट सर। हाँ, ये लिफ्टिंग से रिलेटेड पूरा कंप्लीट पिक्चर है आपके सामने, ये है ना। rope clips attached with U-bolts shall have the U-bolts on the dead or short end of the rope. Spacing and number of all types of the clips shall be in accordance with the clip manufacturer's recommendation. Clips shall be drop forged steel in, मतलब उनके मैकेनिकल से लेके उनका जो तमाम पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग है, उनकी इंस्पेक्शन है, उनकी स्लिंग्स हैं, और मतलब उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, वो तमाम चीजें जो है ना इसके अंदर मतलब बयान अच्छा। हुई है, ठीक है ना। जी होस्टिंग जी इक्विपमेंट शेवर्स क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज ब्रीफली एक्सप्लेन, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा है तो इस पे अगर हम लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आप इसको अपने तौर पे रीड कीजिएगा, जी जो सर। जी मेन जी आपको जी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए वो जी आप जी कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके जी पास टाइम भी होगा, तो आई जी होप कि इंशाल्लाह। अभी आपको मेरा ख्याल है काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जी गाइडलाइंस भी मैंने आपको दे दी है, एक्सप्लेन भी बिल्कुल कर सर, दी है, ऐसा। ठीक है। बिल्कुल। अब आपको अगर आपने थोड़ी बहुत टाइम लगाना है, तैयारी करना है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक जी है। सर, ये मुझे बस शेयर कर दीजिएगा ना, तो मैं एक बिल्कुल। दफ़ा फिर दोबारा रिव्यू करके सारा इंशाल्लाह, और होपफुली और आपकी बेस्ट विशेस और दुआओं से इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरा क्लियर हो मैं जाएगा। भाई ऑल बेस्ट विशेज विद यू, मुझे बड़ी खुशी अच्छा, होगी, अल्लाह थैंक यू ताला सर। आपको कामयाब थैंक यू करे। सर, थैंक और यू। मुझे आमीन आपने सर। ज़रूर बताना है, ठीक है ना। जरूर सर, हाँ, जरूर सर। मेरी मैं बड़ी मतलब इंशाल्लाह। है दिली दुआ है आपके लिए। तो मैं जजाकल्ला सर, बड़ा जजाक। विशियस हूँ कि मुझे पता चले आपकी तरफ से अच्छी खबर मिले कि यार आपकी जॉब हो जी गई सर, है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं चलो। होपफुली सर खुद बड़ा एक्साइटेड भी हूँ, और ये समझ लें थोड़ा सा वरीड भी हूँ। और मैं ये जॉब को ना किसी भी हाल में चाह रहा हूँ कि मैं ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ। अभी तो अल्लाह पाक खैर फरमाए, आपकी दुआएं साथ इंशाल्लाह है मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह। खैर आप फरमाए। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप लाहौर से हैं? सर मैं नहीं सर, मैं सियालकोट सियालकोट से से, नहीं। अच्छा 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 अच्छा। सियालकोट सिटी, कोडी लोहारा चलो, मशरकी मेरा टाउन है, और ये जो दरियाए चनाब है ना, रिवर हेड मरल्ला, ये अच्छा अच्छा। मशहूर है यहाँ का हाँ, एक एरिया, तो बिल्कुल मैं वो चलो मेरा। चलो चलो, गुड लक। आपके लिए बड़ी जजाकल्ला बेस्ट सर। विशेस हैं, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया आपको सर, आपने कामयाब मुझे करे। टाइम मैं दिया। आपको जजाकल्ला। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड करता हूँ, ये जी लिंक्स सर। भी सेंड करता हूँ, और वो डॉक्यूमेंट भी सेंड करता हूँ, ठीक है। जी सर, आप थैंक यू सर, स्टिल भी थैंक यू। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप व्हाट्सएप मौजूद जी है, सर, आप जरूर मुझे जरूर सर, जरूर अप्रोच सर, कर मैं सकते हैं। कनेक्टेड रहूंगा आपसे इंशाल्लाह। चलो, सो नाइस ऑफ यू, थैंक बहुत यू, सर, ऑल द अल्लाह बेस्ट। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह।